हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 27 जो कि है संविधान के जितने भी आर्टिकल और उसके संशोधन सारे के सारे संविधान चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जो कि किसकी रामबाण बुक की, जिसमें 2015 से लेकर 2024 तक सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर 26 तक कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम लोग चैप्टर 27 करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं चैप्टर 27 जो कि है संविधान से रिलेटेड। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 कहता है, भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल बेदल विरोधी कानूनी संबंधी प्रावधान सम्मिलित है, किसमें है? याद रखेंगे 10वीं अनुसूची में है। किसमें पूछा गया है? देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है। आगे कहता है, आर्टिकल 108 के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। कौन सा आर्टिकल है? 108 आर्टिकल। ठीक है। एनटीपीसी में पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है। देख लो, दो बार रिपीट करके एक एक महीने में। ठीक है ना। सारे इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन हैं आर्टिकल से रिलेटेड। आगे पॉइंट 3 नंबर कहता है, भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहता है, अंगीकृत किए जाने के समय में, जो कि अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः कितने आर्टिकल थे? याद रखेंगे 395 आर्टिकल हैं। ठीक है, एनटीपीसी में पूछा गया है, 395 आर्टिकल हैं। आगे पॉइंट में कहता है, संविधान के अनुसार वह आर्टिकल जिसके तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व संवैधानिकता प्रदान की गई है, किसमें है? आर्टिकल 21 में। ठीक है, एनटीपीसी में बार बार रिपीट करके पूछा गया है, आप देख सकते हो खुद। अगले पॉइंट में कहता है, भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। याद रखेंगे 8वीं अनुसूची में किया गया है 22 भाषाओं का उल्लेख। आगे पॉइंट कहता है, वह राज्य जिसको आर्टिकल 371A के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है वो है नागालैंड, और आर्टिकल 370 है किसकी? जम्मू कश्मीर की। ठीक है। आगे पॉइंट कहता है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है, किसमें? आर्टिकल 3 में। ठीक है ना। याद रखेंगे नए राज्यों का गठन से रिलेटेड ये सारे के सारे क्वेश्चन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट कहता है, भारतीय संविधान की, एक सेकेंड, ये है भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है। याद रखेंगे पहली अनुसूची में। ठीक है। आगे पॉइंट कहता है, संघ सूची है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है, ये तीनों के तीनों। ठीक है ना। याद रखेंगे एनटीपीसी में पूछा गया है। आगे पॉइंट कहता है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 21A में अधिनियम का उल्लेख किया गया है। कौन से अधिनियम का? शिक्षा का अधिकार का। ठीक है, देखिए कितना बार रिपीट किया जा चुका है एनटीपीसी में। आगे पॉइंट कहता है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस आर्टिकल के अनुसार किसी कारखाने या फिर खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु 14 वर्ष की है। मतलब बाल श्रम निषेध है इसमें, मतलब छोटे बच्चों को काम करने की मनाही है इसमें, किसमें? आर्टिकल 24 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहता है, ये भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। याद रखेंगे आर्टिकल 50 है, कार्यपालिका से न्यायपालिका तक। ठीक है। आगे बढ़ेंगे इधर राइट साइड अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट में कहता है, भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जो अंतर्राष्ट्रीय और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51। ठीक है, याद रखेंगे राज्य के नीति निर्देशक। आगे पॉइंट कहता है, आर्टिकल 370 के मुख्य मौदाकार थे। कौन है? एन गोपाल स्वामी आवंकर। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे पॉइंट कहता है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 43 में कर्मचारी के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे पॉइंट कहता है, भारतीय संविधान के भाग चौथा में आर्टिकल 43 संबंधित है किससे? सहकारी समितियों से। ठीक है। अगला पॉइंट कहता है, संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के विभाजन को दर्शाया गया है 3 सूचियों के रूप में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ओके। आगे है आर्टिकल 279A में वस्तु एवं सेवा कर संवैधानिक निकाय से संबंधित है, मतलब जीएसटी से संबंधित है। ठीक है ना, याद रखेंगे।
आगे पॉइंट कहता है वह आर्टिकल जो भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उसके बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है, किसमें? आर्टिकल 341 में। ओके, याद रखेंगे, जिसमें ST OBC सारी की सारी है। आर्टिकल 341। भारतीय संविधान का आर्टिकल 72 संबंधित है किससे? राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से संबंधित है, याद रखेंगे, पूछा गया है NTPC में। आर्टिकल 72। आगे पॉइंट कहता है वह आर्टिकल जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या फिर सजा में कमी कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 72 ही कहता है, ठीक है, जिसमें किसी भी गैर कानूनी किसी भी मतलब अपराधी को फांसी से बचाया जा सकता है आर्टिकल 72 के माध्यम से। आगे कहता है वह विषय जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, क्या आता है? 1 आता है, ठीक है। आगे पॉइंट कहता है भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है, आर्टिकल 29 कहता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे पॉइंट कहता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, किसमें? आर्टिकल 40 में, ठीक है। आगे पॉइंट बढ़ता है, आगे पॉइंट कहता है भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जो उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है, आर्टिकल 18 कहता है, ठीक है। उपाधियों का अंत इसमें दिया गया है आर्टिकल 18 में, ठीक है। आगे पॉइंट कहता है भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जिसमें पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है, किसमें है? आर्टिकल 243 में है, ठीक है, याद रखेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये संविधान के आर्टिकल से रिलेटेड। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है संविधान के आर्टिकल 112 में केंद्रीय बजट और वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है, किसमें? आर्टिकल 112 में। ओके, आगे बढ़ते हैं वह आर्टिकल जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है, किसमें है? आर्टिकल 263 में है, ठीक है। किसमें पूछा गया है? NTPC में 2 बार रिपीट करके। आगे वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? याद रखेंगे आर्टिकल 360 में है वित्तीय आपातकाल। ओके, याद रखेंगे। आगे पॉइंट कहता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 संबंधित किससे संबंधित है? संविधान के संशोधन, जितने भी संशोधन किए गए हैं वो आर्टिकल 368 से संबंध रखता है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल का भाग जो 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 368, ठीक है ना, याद रखेंगे। संविधान का संशोधन 20 संविधान संशोधन के सारे आर्टिकल इसमें है। आगे है भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जिसमें राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है, किसमें? आर्टिकल 169 में, ठीक है, NTPC में पूछा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। पॉइंट कहता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 280 संबंधित है किससे? वित्त आयोग से संबंधित है, आर्टिकल 280। आगे कहता है 44वें संशोधन जो 1978 में किया गया था, भारतीय संविधान के आर्टिकल किस आर्टिकल को प्रभावित किया था? 300 आर्टिकल को, याद रखेंगे, आर्टिकल 300A को प्रभावित किया था 44वें संशोधन द्वारा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत आता है कौन से? सार्वजनिक व्यवस्था और स्वच्छता, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं संविधान का वह आर्टिकल जिसके तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है, किसमें? आर्टिकल 32 में करता है, ठीक है। रीट जारी करने की शक्ति किसमें है? आर्टिकल 32 में। आगे पॉइंट कहता है भारतीय संविधान के वे क्या है ये? भारतीय संविधान के योग्य आर्टिकलों जिसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, कौन कौन सा आर्टिकल है? याद रखेंगे आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 है, ठीक है, आर्टिकल 32 और 226। आगे पॉइंट में कहता है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? याद रखेंगे राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है, जो कि दूसरी अनुसूची में आता है। आगे पॉइंट कहता है संविधान का वह आर्टिकल जिसमें संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान करता है, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 123 में है, ठीक है। आगे कहता है भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, याद रखेंगे आर्टिकल 23 करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे पॉइंट कहता है भारतीय संविधान में आर्टिकल 35A जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था? 1954 में जोड़ा गया था, ठीक है ना। आगे अगले पॉइंट में है भारतीय संविधान के
आर्टिकल 16 के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है आर्टिकल 16 में, जिसमें सबको बराबर रूप से देखा गया है। आगे अगले पॉइंट में है भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी एनएसकेजीएस जो कि आर्टिकल 19 में है, ये एनटीपीसी में पूछा गया है। ओके, आगे है भारतीय संविधान में शिक्षा को शामिल किया गया है कौन से समवर्ती सूची में, ठीक है ना। आगे पॉइंट कहता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 संबंधित है किससे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, यानी स्वतंत्रता की आज़ादी दी गई है इसमें सभी को आर्टिकल 21 में। आगे पॉइंट में भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत प्रदान किया गया है क्या, जीने का अधिकार, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 21 में। आगे है भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जिसके तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 356, ठीक है, याद रखेंगे। आगे है आर्टिकल 336 में कुछ सेवाओं के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय को विशेष प्रावधान मिला गया है किसमें, आर्टिकल 336 में, ठीक है ना। आगे पॉइंट बढ़ते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकलों के समूहबद्ध किया गया है किसमें, 22 भागों में इसको समूहबद्ध किया गया है, बांटा गया है। आगे आपातकाल के समय में आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे पॉइंट में है संविधान का वह आर्टिकल जिसके तहत आम स्वतंत्र स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है किसमें, आर्टिकल 20 में, जो कि आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। आगे है संविधान के आर्टिकल 78 में वर्णन किया गया है किस चीज़ का, प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को अवगत कराने के कर्तव्य से संबंधित वर्णन किया गया है किसमें, आर्टिकल 78 में। आगे पॉइंट में है भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि भाग के अंतर्गत 36 से 51 सूचीबद्ध किया गया है, मतलब आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर दिया गया है। आगे पॉइंट में है वह आर्टिकल जो मानव के ध्रुव व्यापार और बाल श्रम के रोकथाम से संबंधित है किस आर्टिकल में, आर्टिकल 23 में, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे पॉइंट कहता है भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जिसके तहत राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार है, आर्टिकल 19 में है। ओके, आगे है भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जिसमें यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा आर्टिकल 164 नियुक्त किया जाएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे, आर्टिकल 164। वह राज्य जो संविधान को 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है, कौन सा राज्य है, नागालैंड राज्य है, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे पॉइंट में है हमारे संविधान का वह आर्टिकल जो यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा किसमें, आर्टिकल 100 में है, ठीक है ना, संविधान में दिया गया है ये आर्टिकल 100 में। आगे पॉइंट कहता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है जिसे बजट कहते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे, आर्टिकल 112 में। आगे है वह आर्टिकल जो धन विधेयक को परिभाषित करता है, याद रखेंगे, धन विधेयक इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक पारित करने की परमिशन है आर्टिकल 110 से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, अगले पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दो को पूछे गए हैं एमसीक्यूज में, देख लीजिए। निम्नलिखित भारतीय संविधान के आर्टिकलों में से कौन से आर्टिकल में राज्य के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है, याद रखेंगे, आर्टिकल 169 में, जो कि ऑप्शंस में दिए गए हैं, ठीक है। आगे अगले में कहता है जिसमें आर्टिकल जो 21वें संशोधन में, जिसमें आर्टिकल 371 शामिल है, जिसमें कुछ राज्यों को अस्थायी परिवर्तित और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने के संबंधी प्रावधान किए गए हैं के तहत विशेष दर्जा प्राप्त नहीं किया गया है, याद रखेंगे, किसमें, हिमाचल प्रदेश दिया गया है, राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्विक एग्जाम रिमाइंडर करेंगे, जितने भी आर्टिकल है उसको फटाफट रिवीजन करते जाएंगे, ठीक है ना। आर्टिकल संविधान के जितने भी आर्टिकल है उसको रैपिड फायर रिवीजन करते जाएंगे। ओके, क्या कहता है, आर्टिकल 1 कहता है भारत और राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 2 कहता है संसद एवं नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, आर्टिकल 3 कहता है संसद राज्यों की सीमाएं बदल सकती है, आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 4 कहता है आर्टिकल 2 और 3 के तहत कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, ठीक है ना, याद रखेंगे। आर्टिकल 5 कहता है नागरिकता का प्रावधान इसमें दिया गया है। आर्टिकल 6 कहता है भारत में प्रवासी नागरिकता है, और आर्टिकल 7 में है पाकिस्तान में प्रवास करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता है। आर्टिकल 8 में कहता है विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की नागरिकता है, और आर्टिकल 9 में है किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है, आर्टिकल 9 में है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 10 में कहता है नागरिकता एवं निरंतरता है। आर्टिकल 11 में कहता है संसद नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। आर्टिकल 12 कहता है राज्य की परिभाषा इसमें दी गई है। आर्टिकल 13 में कहा गया है मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून अवैध होंगे, ठीक है। आर्टिकल 14 में कहता है विविध के समक्ष समानता का अधिकार है।
आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध करना है आर्टिकल 15 में, ठीक है। आर्टिकल 16 कहता है रोजगार में अवसर की समानता होनी चाहिए, आर्टिकल 16 कहता है। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत होने, मतलब छुआछूत का अंत होना चाहिए आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 में कहता है उपाधियों का अंत होना चाहिए, उपाधियों का उन्मूलन होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 19 में कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आर्टिकल 20 में कहता है अपराधों के प्रति सुरक्षा होनी चाहिए। आर्टिकल 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी और निरोध की सुरक्षा होनी चाहिए, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 20 बाल श्रम का निषेध, बच्चों का काम करने का मना है इसमें। आर्टिकल 25 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता होनी है किसमें, आर्टिकल 25 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल में, आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 कहता है धार्मिक प्रचार के राज्यों का योगदान नहीं है, ओके, याद रखेंगे। आगे आर्टिकल 28 कहता है धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता है इसमें। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक संस्कृति का संरक्षण है इसमें। आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थानों का अधिकार दिया गया इसमें, ठीक है ना, आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 31 कहता है संपत्ति का अधिकार है आर्टिकल 31 में। आर्टिकल 32 कहता है मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय का रुख है। आर्टिकल 33 कहता है सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध दिया गया है। आर्टिकल 34 कहता है मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किया गया है। आर्टिकल 35 कहता है संसद को मौलिक अधिकारों के लागू करने की शक्ति दी गई है, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 35 के बाद भाग 6 आता है जिसमें राज्य के नीति निर्देशक के बारे में दिया गया है। जैसे कि आर्टिकल 36 क्या कहता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा है इसमें। आर्टिकल 37 कहता है निदेशक तत्वों का अनुपालन किया गया है इसमें। आर्टिकल 38 कहता है लोक कल्याण का संवर्धन दिया गया है। आर्टिकल 39 कहता है नीति के कुछ विशेष सिद्धांत है इसमें। आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन दिया गया है। आर्टिकल 41 कहता है कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार दिया गया है, ओके। आगे है आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत और मानवीय स्थिति इसमें है। आर्टिकल 43 कहता है मजदूरी, जीवन स्तर और अवकाश है इसमें। आर्टिकल 44 कहता है नागरिक संहिता एवं एकरूपता इसमें दिया गया है। आर्टिकल 45 में है प्रारंभिक बला व्यवस्था की देखभाल और शिक्षा का है। आर्टिकल 46 में कहता है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों का संवर्धन दिया गया है इसमें। आर्टिकल 47 कहता है पोषण स्तर का उन्मूलन है इसमें। आर्टिकल 48 है कृषि और पशुपालन का संगठन, किसमें, आर्टिकल 48 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल 49 है। 49 कहता है स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा करना है। आर्टिकल 50 कहता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ठीक है। आगे भाग 7 में कहता है केंद्र और राज्य से संबंधित है। जैसे कि आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति का पद है इसमें। आर्टिकल 53 में है कार्यकारी शक्ति का निर्वहन है। आर्टिकल 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। आर्टिकल 55 में है निर्वाचन की पद्धति है। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल है। आर्टिकल 57 है पुनर्निर्वाचन की पात्रता है। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति पद के लिए अर्हता है। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति की शर्तें दी गई है। आर्टिकल 60 में दिया गया है राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, ठीक है। आर्टिकल 61 में दिया गया महाभियोग द्वारा पदच्युत। आर्टिकल 62 में है रिक्तियों की पूर्ति। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है। आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति के कार्य दिए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 65 की ओर। आर्टिकल 65 कहता है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य कर सकता है। आर्टिकल 66 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है इसमें। आर्टिकल 67 कहता है कार्यकाल और पद त्याग कर सकता है उपराष्ट्रपति। आगे आर्टिकल 68 रिक्तियों की पूर्ति करता है इसमें। आर्टिकल 69 कहता है उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है। आर्टिकल 70 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान कार्य कर सकता है, ठीक है ना, आर्टिकल 70 के थ्रू। आगे कहता है आर्टिकल 71 निर्वाचन विवाद किया गया है। आर्टिकल 72 क्षमा करने की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 73 संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार दिया गया है। आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद का गठन दिया गया है। आर्टिकल 75 मंत्रियों की नियुक्ति और कार्यकाल दिए गए हैं। आर्टिकल 76 महान्यायवादी दिया गया है। आर्टिकल 77 संघ के कार्यकारी कार्यों का संचालन दिया गया है। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री का कर्तव्य दिया गया है इसमें, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं भाग 8। भाग 8 में संसद के बारे में दिया गया है, ठीक है ना। भाग 8 में कहता है आर्टिकल 79 जो उसकी संसद का गठन किया गया। आर्टिकल 80 में कहता है राज्यसभा का गठन किया गया। आर्टिकल 81 में है लोकसभा का गठन दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 में है परिसीमन, ओके।
आर्टिकल 83 में संसद का कार्यकाल, आर्टिकल 84 में संसद के सदस्यों की अर्हता, आर्टिकल 85 में संसद का अधिवेशन, आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति का विशेष अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 87 में संसद के प्रति उपराष्ट्रपति का संदेश है, आर्टिकल 88 में संसद में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 89 में है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, आर्टिकल 90 में है उपसभापति का पद रिक्त होना, आर्टिकल 91 में है सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति। ओके, आर्टिकल 92 में दिया गया है राज्यसभा के सभापति की शक्तियां, आर्टिकल 93 में दिया गया है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, आर्टिकल 94 में दिया गया है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, खाली होना, आर्टिकल 95 में है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति, आर्टिकल 96 में दिया गया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध मतदान करना, आर्टिकल 97 में दिया गया सभापति और अध्यक्ष का वेतन दिया गया है, और आर्टिकल 98 में दिया गया है संसद का सचिवालय। ठीक है, आर्टिकल 97 में सभापति का अध्यक्ष के वेतन है, 98 में संसद का सचिवालय है, आर्टिकल 99 में संसद के सदस्यों की शपथ दी गई है, आर्टिकल 100 में दिया गया है संसद में मतदान होता है, आर्टिकल 101 के तहत संसद की सदस्यता बन जाती है, आर्टिकल 102 में कहता है संसद के लिए अयोग्यता है, आर्टिकल 103 में अयोग्य का निर्णय दिया गया है, आर्टिकल 104 में है संसद सदस्यों के रिक्त पद होना, आर्टिकल 105 में कहा गया है संसद सदस्यों के विशेषाधिकार दिए गए हैं, आर्टिकल 106 में दिया गया है संसद सदस्यों का वेतन, आर्टिकल 107 में दिया गया है विधेयकों का परिचय देना होता है। ओके, आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 8 में, फिर भाग 8 में संसद के बारे में है। आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक दिया गया है, आर्टिकल 109 में धन विधेयक पारित करना होता है, और आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति का स्वीकृति और परिवर्तन दिया गया है, आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है, आर्टिकल 113 में वित्त विधेयक दिया गया है, आर्टिकल 114 में विनियोग विधेयक दिया गया है, आर्टिकल 115 में अनुदान संबंधी अतिरिक्त और अधिक विधेयक का पारित दिया गया है, आर्टिकल 116 में संचित निधि से व्यय दिया गया है, और आर्टिकल 117 में गैर धन विधेयक दिया गया है। ठीक है ना, सारे के सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल 118 कहता है संसद की प्रक्रिया है इसमें, आर्टिकल 119 में वित्तीय मामलों में विशेष प्रक्रिया है, आर्टिकल 120 में संसद में भाषा दिया गया है, आर्टिकल 121 में न्यायालयों के न्यायिक कार्यों पर चर्चा दिया गया है, आर्टिकल 122 में संसद के कार्यवाहियों की न्यायिक समीक्षा का निषेध दिया गया है, आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है, आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान की दिया गया है, आर्टिकल 125 में है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। आगे आर्टिकल 126 में दिया गया है कार्यवाहन मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है उसके बारे में। आर्टिकल 127 कहता है अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति दी गई है, आर्टिकल 128 में पूर्व न्यायाधीशों का कार्य दिया गया है, आर्टिकल 129 में सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख और प्राधिकार दिया गया है, आर्टिकल 130 में सर्वोच्च न्यायालय का स्थान दिया गया है, आर्टिकल 131 में सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार दिया गया है, आर्टिकल 132 में संविधान के मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 133 में दिया गया है सिविल मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 134 कहता है आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार दिया गया है। आर्टिकल 135 में न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। आर्टिकल 136 में विशेष अनुमति याचिका दी गई है। आर्टिकल 137 में सर्वोच्च न्यायालय का पुनर्विलोकन दिया गया है। आर्टिकल 138 में सर्वोच्च न्यायालय का अतिरिक्त क्षेत्राधिकार है। आर्टिकल 139 में दिया गया अन्य अदालतों के मामले में हस्तांतरित करने की शक्ति। आर्टिकल 140 में दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय का अनुपूरक अधिकार। आर्टिकल 141 में है न्यायाधीश। आर्टिकल 142 में दिया गया है पूर्ण न्याय करने की शक्ति। ठीक है ना। आगे आर्टिकल 143 राष्ट्रपति की परामर्श दी गई है इसमें। आर्टिकल 144 सर्वोच्च न्यायालय की सहायता दी गई है। आर्टिकल 145 सर्वोच्च न्यायालय की नियमावली दी गई है। आर्टिकल 146 सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति दी गई है। और आर्टिकल 147 में संविधान की परिभाषा दी गई है। ओके, आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 148 जो कि भाग 9 है राज्य विधानमंडल के बारे में। आर्टिकल 148 में 148 में दिया गया है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 149 में है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कर्तव्य। आर्टिकल 150 में कहा गया है भारत की संचित निधि। ठीक है ना, याद रखेंगे। आर्टिकल 151 में कहा गया है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल है 152। 152 आर्टिकल में कहता है राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 153 में है राज्यपाल का पद। आर्टिकल 154 में है राज्य की कार्यकारी शक्ति।
आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल 156 में है राज्यपाल का कार्यकाल। आर्टिकल 157 में है राज्यपाल पद के लिए अर्हता। आर्टिकल 158 में कहा गया है राज्यपाल के लिए पद की शर्तें। आर्टिकल 159 में कहा गया है राज्यपाल की शपथ। आर्टिकल 160 में कहा गया है राज्यपाल का कर्तव्य। आर्टिकल 161 में कहा गया है क्षमा करने की शक्ति। आर्टिकल 162 में कहा गया है राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 163 में कहा गया है मंत्रिपरिषद। और आर्टिकल 164 में कहा गया है मंत्रियों की नियुक्ति। आर्टिकल 165 में कहा गया है राज्य का महाधिवक्ता। आर्टिकल 166 में कहा गया है राज्य के कार्यकारी कार्यों का संचालन। और आर्टिकल 167 में कहा गया मुख्यमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाग 10 जो कि हाईकोर्ट के बारे में है। भाग 10 आर्टिकल 168 में कहता है राज्य विधानमंडल का गठन है इसमें। आर्टिकल 169 में विधान परिषद का उन्मूलन है या फिर सृजन। आर्टिकल 170 में कहा गया राज्यों की विधानसभा। आर्टिकल 171 में कहा गया राज्यों की विधानसभा परिषद। आर्टिकल 172 में राज्य की विधानसभा का कार्यकाल दिया गया है। आर्टिकल 173 में राज्य विधानसभा को विधानमंडल के सदस्यों की अर्हता दी गई है। आर्टिकल 174 में कहा गया है राज्य विधानमंडल और उसका अधिवेशन। आर्टिकल 175 में राज्यपाल का विशेष अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 176 में राज्य विधानमंडल के प्रति राज्यपाल का संदेश दिया गया है। आर्टिकल 177 में राज्य विधानमंडल में मंत्रियों और महाधिवक्ता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दिए गए हैं। आर्टिकल 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना है। आर्टिकल 180 में कहता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति दी गई है। आर्टिकल 181 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का विरुद्ध मतदान करना है। आर्टिकल 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति चुनना है। ठीक है, आर्टिकल 183 में कहता है सभापति या उपसभापति का पद खाली होना है। आर्टिकल 184 कहता है सभापति या उपसभापति की अनुपस्थिति दी गई है। आर्टिकल 185 में कहता है विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति के विरुद्ध मतदान करना है। और आर्टिकल 186 में कहता है सभापति और अध्यक्ष का वेतन दिया गया है। ठीक है, धीरे धीरे सारे आर्टिकल ऐसे ही करते जाएंगे। अगला आर्टिकल कहता है आर्टिकल 187। ठीक है, 187 आर्टिकल कहता है राज्य विधानमंडल का सचिवालय है। आर्टिकल 188 कहता है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की शपथ दी गई है। आर्टिकल 189 कहता है राज्य विधानमंडल में मतदान करना है। आर्टिकल 190 में कहता है राज्य विधानमंडलों की सदस्यता दी गई है। आर्टिकल 191 में कहता है राज्य विधानमंडल के लिए अयोग्यता है। आर्टिकल 192 कहता है अयोग्यता का निर्णय दिया गया है। आर्टिकल 193 कहता है राज्य विधानमंडल के सदस्यों का रिक्त पद होना है। आर्टिकल 194 कहता है राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेष अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 195 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों का वेतन दिया गया है। आर्टिकल 196 में विधेयकों का परिचय दिया गया है। आर्टिकल 197 में संयुक्त बैठक दी गई है। आर्टिकल 198 में धन विधेयक दिया गया है। आर्टिकल 199 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 200 में राज्यपाल की स्वीकृति और प्रतिवर्तन दिया गया है। आर्टिकल 201 में राज्यपाल द्वारा विचार हेतु राष्ट्रपति को भेजना हुआ दिया गया है। आर्टिकल 202 में कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। किसमें? आर्टिकल 202 में। आर्टिकल 203 में कहता है वित्त विधेयक दिया गया है। धन विधेयक आर्टिकल 110 में है, ठीक ना, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। आर्टिकल 204 में विनियोग विधेयक दिया गया है। आर्टिकल 205 में अनुदान संबंधी अतिरिक्त और अधिक विधेयक दिया गया है। आर्टिकल 206 में संचित निधि में व्यय दिया गया है। आर्टिकल 207 में गैर धन विधेयक दिया गया है। आर्टिकल 208 में राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया दी गई है। आर्टिकल 209 में वित्तीय मामलों में विशेष प्रक्रिया दी गई है। आर्टिकल 210 में राज्य विधानमंडल में भाषा दी गई है। आर्टिकल 211 में न्यायालय के न्यायिक कार्यों पर चर्चा दी गई है। और आर्टिकल 212 में राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों की न्यायिक समीक्षा का निषेध दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 212 में आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 213 में कहता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। किसमें? आर्टिकल 213 में। भाग सी कहता है राज्य विधानमंडल के बारे में। आर्टिकल 213 में है अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। आर्टिकल 214 में है उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख और प्राधिकार दिया गया है। आर्टिकल 216 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दी गई है। आर्टिकल 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति दी गई है। आर्टिकल 218 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आर्टिकल 124 का लागू होना दिया गया है। और आर्टिकल 219 में दिया गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ लेना। ठीक है ना, आर्टिकल 219 में। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 220। आर्टिकल 220 में कहता है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का अभ्यास करने की निषेध दी गई है। आर्टिकल 221 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन दिया गया है।
आर्टिकल 222 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण दिया गया है। आर्टिकल 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश दी गई है और आर्टिकल 224 में अस्थायी और अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति दी गई है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 224 ए के बारे में दिया गया है, पूर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति दी गई है। आर्टिकल 225 में उच्च न्यायालय की अधिकारिता दी गई है। आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय की विशेष अधिकारिता दी गई है। आर्टिकल 227 में उच्च न्यायालय की निगरानी अधिकारिता दी गई है। आगे आर्टिकल 228 में उच्च न्यायालय के मामले में स्थानांतरित करना दी गई है। और आर्टिकल 229 में यानी 229 में उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति दी गई है। आर्टिकल 230 में संघ क्षेत्र में उच्च न्यायालय का अधिकारिता दी गई है। और आर्टिकल 231 में उच्च न्यायालय का गठन किया गया है, वो दिया गया है आर्टिकल 231 में। आगे बढ़ेंगे भाग 7 में संघ और राज्य के बीच में जो संबंध है। आर्टिकल 232 कहता है भारतीय संविधान के भाग 11 के प्रावधानों का लागू होना है। आर्टिकल 233 कहता है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 234 में अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति दी गई है। आर्टिकल 235 में जिला न्यायालय के नियंत्रण दिया गया है। आर्टिकल 236 में न्यायिक सेवा की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 237 में कुछ क्षेत्रों में प्रावधान लागू करने की शक्ति दी गई है। आगे भाग 9 है पंचायतें। आर्टिकल 238 में इस आर्टिकल के निरस्त कर दिया गया है। आर्टिकल अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जो भाग 10 में है। आर्टिकल 239 में संघ क्षेत्रों का प्रशासन दिया गया है। आर्टिकल 239 ए में दिया गया है पांडिचेरी जो कि विधानमंडल और परिषद दिया गया है उसमें। आर्टिकल 239 ए में दिया गया है दिल्ली में विधानमंडल और परिषद। और आर्टिकल 239 ए बी में दिया गया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विधानमंडल और मंत्री परिषद का निलंबन। ठीक है। आगे है आर्टिकल 239 बी में है संघ क्षेत्रों के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 240 में दिया गया है संघ क्षेत्रों में राष्ट्रपति की विधायकी शक्ति। आर्टिकल 241 में दिया गया है उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालय के संघ क्षेत्रों में अधिकारिता। आर्टिकल 242 में दिया गया है संघ क्षेत्रों के लिए आर्टिकल 239 ए 239 ए और 239 ए बी का अनुकरण दिया गया आर्टिकल 242 में। ठीक है। और आर्टिकल 243 में दिया गया है सभी की परिभाषाएं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सभी आर्टिकल धीरे धीरे देखते जाएंगे। आगे आर्टिकल में कहता है भाग 9 ए में नगर पालिका के बारे में। आर्टिकल 243 ए में कहता है ग्राम सभा। आर्टिकल 243 बी में कहता है पंचायतों का गठन। आर्टिकल 243 सी में कहता है पंचायतों का गठन। आर्टिकल 243 डी में कहता है पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए रिजर्वेशन। आगे 243 ई में कहता है पंचायतों का कार्यकाल। आगे 243 एफ में कहता है पंचायतों के सदस्यों के लिए अर्हता। आगे 243 जी में कहता है पंचायतों की शक्तियाँ और प्राधिकार और जिम्मेदारियाँ। आर्टिकल 243 एच में कहता है पंचायतों का वित्त। और आर्टिकल 243 आई में कहता है पंचायतों के लिए वित्त आयोग। आर्टिकल 243 जे में कहता है पंचायतों का लेखा जोखा। आर्टिकल 243 के में कहता है पंचायतों का निर्वाचन। और आर्टिकल 243 में कहता है संघ क्षेत्रों में पंचायतों का गठन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाग 10 में और है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के बारे में, जो कि आर्टिकल 244 कहता है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 244 आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त राज्य का गठन दिया गया है। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच में संबंध, जो कि 245 है। आर्टिकल 245 में संसद और राज्य विधानसभा मंडल की विधायी की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 246 में विषयों की सूची दी गई है। आर्टिकल 247 में संसद के अतिरिक्त न्यायालय की स्थापित करने की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 248 में संसद की विशेष विधायिकी शक्ति दी गई है। आर्टिकल 249 में कहता है राष्ट्रीय हित में संसद का विधायिकी अधिकार। आर्टिकल 250 में कहता है आपातकाल के दौरान संसद की विधायिकी शक्ति। और आर्टिकल 251 में दिया गया है संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों में असंगति। और आर्टिकल 252 में कहा गया है 2 या अधिक राज्यों की सहमति पर संसद की विधायिकी शक्ति। आर्टिकल 253 में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने की संसद की शक्ति। ठीक है ना, याद रखेंगे सभी के सभी। आर्टिकल 254 यानी 254 क्या कहता है संघ और राज्यों के बीच में कानूनों की असंगति दी गई है। आर्टिकल 255 में दिया गया है राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून की वैधता का प्रभाव। आर्टिकल 12 में वित्त संपत्ति और अनुबंधन कार्य और वाद दिया गया है। क्या क्या? आर्टिकल 256 में संघ और राज्यों के कर्तव्य दिया गया है। आर्टिकल 257 में राज्यों में संघ के निर्देशन दिए गए हैं। आर्टिकल 258 में संघ के कर्तव्यों का राज्यों का प्रात्यायोजन दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 259 आर्टिकल 259 में दिया गया है राष्ट्रपति के संघ के क्षेत्राधिकार में राज्यपाल की सहायता। आर्टिकल 260 में कहा गया है विदेशी क्षेत्रों का प्रशासन। आर्टिकल 261 में कहा गया है सार्वजनिक कृतियों का पारस्परिक मान्यता।
और आर्टिकल 13 में भाग 13 में भारत का राज्य क्षेत्र दिया गया है आर्टिकल 262, जो कि अंतर्देशीय जल विवाद दिया गया है, और आर्टिकल 263 में दिया गया है अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, आगे भाग 14 में है सेवाएं। कौन से आर्टिकल 264। आर्टिकल 264 में क्या है, इस भाग के लिए परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 265 में कर केवल विधि द्वारा है। आर्टिकल 266 में भारत की संचित निधि है। आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि है। आर्टिकल 268 में शुल्क है। आर्टिकल 269 में राज्यों के कराधान है। आर्टिकल 270 में संघ द्वारा कर है। आर्टिकल 271 में कर में अधिकार है, और आर्टिकल 272 में संघ के कारों का संग्रहण है। आर्टिकल 273 में राज्यों का अनुदान है। आर्टिकल 274 में राष्ट्रपति की पूर्व अनुज्ञा है। आर्टिकल 275 में राज्यों का अनुदान दिया गया है। आर्टिकल 276 में व्यापार या फिर रोजगार पर कर दिया गया है। आर्टिकल 277 में पूर्व विद्यमान कर दिया गया है। आर्टिकल 278 में वित्त आयोग दिया गया है, और आर्टिकल 279 में संघ वित्त आयोग दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग की स्थापना दी गई है। आर्टिकल 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें दी गई है। आर्टिकल 282 में संघ और राज्यों के विवेकाधीन अनुदान दिया गया है। आर्टिकल 283 में संचित निधि का नियंत्रण दिया गया है। आर्टिकल 284 में सार्वजनिक धन का भंडार दिया गया है। आर्टिकल 285 में संघ संपत्ति पर कर दिया गया है। आर्टिकल 286 अंतर्राज्यीय व्यापार दिया गया है। आर्टिकल 287 में विद्युत कर दिया गया है। आर्टिकल 288 में संघ कर से मुक्ति दी गई है। आर्टिकल 289 में राज्य संपत्ति का संघ कर दिया गया है। आर्टिकल 290 में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 291 में पूर्व शासकों के वार्षिक भुगतान दिया गया है, और आर्टिकल 292 में संघ की उधारी दी गई है। याद रखेंगे, सभी आर्टिकल ऐसे ही धीरे धीरे रिविजन करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भाग 12 वित्त, संपत्ति और अनुबंधन और वाद दिया गया है 293। आर्टिकल 293 में आर्टिकल 293 में दिया गया राज्यों की उधारी। आर्टिकल 294 में दिया गया भारत और संघ राज्यों का संपत्ति का उत्तराधिकार। आर्टिकल 295 में है पूर्व प्रांतों की संपत्ति और देवताएं। आर्टिकल 296 में पूर्व विरासत है। आर्टिकल 297 में समुद्री संपत्ति है। आर्टिकल 298 में व्यापार और सेवाओं का अनुबंध है। आर्टिकल 299 में संघ और राज्यों के अनुबंधन है। आर्टिकल 300 में संघ और राज्यों पर वाद है। आर्टिकल 300A में संपत्ति का अधिकार दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भाग 13 में व्यापार, वाणिज्य और समागमों का संरक्षण दिया गया है। इसमें आर्टिकल 301 में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 302 में संसद द्वारा व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 303 में दिया गया है वाणिज्य को भेदभाव पर प्रतिबंध। आर्टिकल 304 में दिया गया है राज्यों द्वारा व्यापार पर प्रतिबंध और कर। आर्टिकल 305 में दिया गया है पूर्ववर्ती कानूनों और राज्य। आर्टिकल 306 में दिया गया है निरसित। आर्टिकल 307 में दिया गया है वाणिज्यिक निरीक्षक की नियुक्ति। आगे है भाग 14 संघ और राज्यों की सेवाएं। आर्टिकल 308 में इस भाग की व्याख्या दी गई है। आर्टिकल 309 में संघ और राज्यों की सेवाओं की भर्ती और शर्तें दी गई है। आर्टिकल 310 में भारत के संघ और राज्यों की सेवाएं दी गई है। आर्टिकल 311 में संघ और राज्य के बीच में कर्मचारी दी गई है। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाएं दी गई है, और आर्टिकल 312A में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का कार्यकाल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे संविधान के आर्टिकल 313 में आर्टिकल 313 कहता है पूर्ववर्ती सेवाएं और पद दिए गए हैं। आर्टिकल 314 में निरसित किया गया है। आगे भाग 14A में न्यायपालिका से संबंधित सेवाएं दी गई है, जैसे कि आर्टिकल 315 मतलब 315 आर्टिकल में लोक सेवा आयोग के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति दी गई है। आर्टिकल 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों का पद से हटाया जाना, यही दिया गया आर्टिकल 317 में। आर्टिकल 318 कहता है लोक सेवा आयोग की भर्ती और सेवाएं शर्तें इसमें लागू होगी, और आर्टिकल 319 कहता है लोक सेवा आयोग के सदस्यों का अन्य पद धारण करना नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 320 में आर्टिकल 320 कहता है लोक सेवा आयोग का अपना कर्तव्य होना है। आर्टिकल 321 में अतिरिक्त कार्य इसके लोक सेवा आयोग के। आर्टिकल 322 में कहा जा रहा है कि लोक सेवा आयोग का अपना व्यय है, अपना खर्चा है, और आर्टिकल 323 में कहता है कि लोक सेवा आयोग की अपनी एक रिपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाग 14A में जो अधिकरण इसका किया गया था। आर्टिकल 323A में जो प्रशासनिक अधिकरण है। आर्टिकल 323B में अन्य अधिकरण दिया गया है। आर्टिकल 15 जो कि चुनाव से रिलेटेड है। आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग द्वारा इसमें कर सकते हैं। आर्टिकल 324 में इलेक्शन के लिए। आर्टिकल 325 में चुनाव के लिए एक सामान्य निर्वाचक सूची दी गई है। आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार जो वोट दिया गया है, उसमें आर्टिकल 326 के अनुसार हम लोग वोट देते हैं, वही दिया गया है।
आर्टिकल 327 में कहता है संसद के चुनाव संबंधी विधायी की शक्तियाँ दी गई है। और आर्टिकल 328 में राज्य विधानमंडल के चुनावी संबंधी विधायी की शक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 329 में दिया गया है चुनाव संबंधी न्यायालय। भाग 16 में कहा गया है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान है, जैसे कि आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 में कहा गया है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण, आर्टिकल 330 में दिया गया है। आर्टिकल 331 में कहता है एंग्लो इंडियन समुदाय या प्रतिनिधित्व करना है। और आर्टिकल 332 में राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 333 में कहता है एंग्लो इंडियन समुदाय या फिर राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व करना है। आर्टिकल 334 में कहता है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण की अवधि करना है, आर्टिकल 334 में। आगे आर्टिकल 335 जो कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का दावा करना होता है, आर्टिकल 335 में। आगे है आर्टिकल 336 जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय की सेवाओं में आरक्षण करना है। और आर्टिकल 337 में शिक्षा में एंग्लो इंडियन समुदाय का विशेष प्रावधान दिया गया है। ठीक है, आगे है आर्टिकल 338 में दिया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का आयोग। आर्टिकल 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का आयोग। आर्टिकल 339 में दिया गया है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। और आर्टिकल 340 में दिया गया है सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्गों के संबंध में आयोग। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 341 क्या कहता है अनुसूचित जातियों के लिए जो कि ओबीसी है। और आर्टिकल 342 मतलब 342 क्या है अनुसूचित जनजाति जो कि एसटी लोग हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल में। अगला आर्टिकल जो कि है भाग 17 में राजभाषा के बारे में। आर्टिकल 343 में गया है संघ की राजभाषा। आर्टिकल 344 में राजभाषा का आयोग दिया गया है। और आर्टिकल 345 में है राज्यों की राजभाषा। ठीक है, आर्टिकल 346 में राज्यों के बीच और संघ के साथ संवाद की भाषा दी गई है। और आर्टिकल 347 में किसी भाषा को अधिकृत करने का विशेष प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 348 में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और विधेयकों की भाषा दी गई है। और आर्टिकल 349 में आर्टिकल 348 के लिए विशेष प्रावधान दी गई है। ठीक है, आगे आर्टिकल 350 में नागरिकों की भाषाई शिकायतें का निवारण का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 350A में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था दी गई है। आर्टिकल 350B में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार दी गई है। और आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा का प्रचार दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं आपात उपबंध जो कि है भाग 18 में। आर्टिकल 352 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें दिया गया है। आर्टिकल 353 में है आपातकाल के दौरान संसद की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 354 में आपातकाल के दौरान वित्तीय प्रावधान लागू करना है। और आर्टिकल 355 में राज्यों की सुरक्षा के लिए संघ का कर्तव्य करना है। आर्टिकल 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफल होना है। और आर्टिकल 357 में आर्टिकल 356 के अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग किया गया है। और आर्टिकल 358 में आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 को निलंबन करना है। और आर्टिकल 359 में आपातकाल के दौरान जो कि आर्टिकल 60, आर्टिकल 59 सब आपातकाल से रिलेटेड है। ठीक है, अब आगे जानेंगे संविधान के संशोधन के बारे में। संविधान संशोधन के बारे में जानेंगे। संविधान संशोधन का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। पहला संशोधन 1951 में हुआ था, जिसमें भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, अगला है 42वां संशोधन जो कि 1976 में 42वां संशोधन मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, जिसने भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, जैसे कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्दों का प्रस्तावना में जोड़ना। ठीक है, अगला है 44वां संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, जिसने 42वें संशोधन के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया, जैसे कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था। ठीक है, आगे जानेंगे आर्टिकल 368 के प्रकार। साधारण बहुमत से संशोधन, जैसे कि कुछ प्रावधानों को साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, आगे है विशेष बहुमत से संशोधन जो कि आर्टिकल 368 में है। और अधिकांश प्रावधानों के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। आगे है विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधन। कुछ प्रावधानों के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की आधी विधानसभाओं की सहमति भी आवश्यक होती है। संविधान संशोधन की सीमा जो केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला किया कि संविधान के मूल सूचना बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता है। याद रखेंगे। लोकप्रिय संशोधन कौन से? 61वां संशोधन जो कि 1988 में हुआ था। मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आयु कर दी गई थी। कब? 1988 में। किसमें? 61वें संशोधन के द्वारा। ओके, आगे बढ़ेंगे।
73वां संशोधन और 74वां संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था इसमें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। संविधान संशोधन प्रक्रिया जो हुआ था, प्रारंभिक चरण हुआ था। संशोधन विधेयक का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। संसदीय मंजूरी दोनों सदनों के विशेष बहुमत में पारित होना आवश्यक है। राज्य की सहमति या फिर यदि आवश्यक हो तो। कुछ मामलों में अधिक राज्यों की विधानसभाओं की सहमति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति भी होनी चाहिए, जो संसद और राज्यों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। आगे जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन के बारे में, जो कि पहला संशोधन है 1951 में हुआ था। पहला संशोधन में कहा था भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, याद रखेंगे। आगे आर्टिकल 19A के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। आगे है इंपॉर्टेंट 7वां संशोधन जो कि 1956 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नई सूची बनाई गई थी। आगे इंपॉर्टेंट संशोधन है 24वां संशोधन जो कि 1971 में किया गया था। संसद को संविधान में संशोधन करने का स्पष्ट अधिकार दिया गया है और संसद के संशोधन अधिनियमों को न्यायिक समीक्षा से बचाया गया है। ठीक है, 25वां संशोधन क्या था, 1971 में किया गया था। आर्टिकल 331C को जोड़ा गया था इसमें, जिसमें कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आरोप से बचाया जा सकता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले संशोधन के बारे में। 42वां संशोधन जो कि इंपॉर्टेंट संशोधन है। क्या कहता है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन में। मौलिक कर्तव्यों जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया था किसमें, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो किया गया था। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों को विस्तृत किया गया था किसमें, 42वें संविधान संशोधन में, जो कि 1976 को किया गया था। आगे बढ़ेंगे 44वां संशोधन जो कि इंपॉर्टेंट संशोधन है किसमें, 1978 में किया गया था। क्या था इसमें, आपातकालीन प्रावधानों में बदलाव किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने से पहले कैबिनेट की सलाह लेना अनिवार्य होना है, 44वें संशोधन द्वारा कहा गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया और इसे कानूनी अधिकार बनाया गया था किसमें, 44वें संशोधन द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 52वें संशोधन द्वारा 1985 में हुआ था। दल बदल विरोधी कानून इसमें दिए गए हैं और सांसदों और विधायकों के दल बदलने की अयोग्यता की व्यवस्था की गई है। आगे 61वां संशोधन जो कि 1988 में किया गया था। मतदान की आयु जो वोट करने की उम्र है 21 साल वोट करने की उम्र से घटाकर 18 साल वोट करने की उम्र कर दी गई थी, कब, 1988 में। आगे है 73वां और 74वां संशोधन जो कि 1992 में किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था इसी में, और ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के आरक्षण में व्यवस्था की गई थी। अगला है 86वां संशोधन जो कि 2002 में किया गया था किसमें, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रदान किया गया था, जिसमें आर्टिकल 211 कहता है। और 91वें संशोधन कब हुआ था, 2003 में, जो कि कहता है मंत्रिपरिषद की संख्या को विधानमंडल की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित किया गया था। आगे है 101वां संशोधन जो कि 2016 में किया गया था, किस लिए, जीएसटी लागू करने के लिए। 2016 में ही जीएसटी लगा था और तब से जीएसटी का परिषद का गठन किया गया था 101वां संशोधन द्वारा। आगे है 103वां संशोधन जो कि 2019 में किया गया था। इसमें क्या था, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए शिक्षा और रोजगार में 10% का आरक्षण दिया गया था किसमें, 2019 में, किन वालों को, जो कि ईडब्ल्यूएस में आते हैं। आगे 105वां संशोधन द्वारा 2021 में हुआ था। इसमें क्या है, राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जैसे ओबीसी वाले लोग, ओबीसी की पहचान और सूची बनाने का अधिकार दिया गया था 2021 से 105वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे कुछ इंपॉर्टेंट अन्य संशोधन है उसके बारे में जान लो। दूसरा संशोधन जो कि 1952 में हुआ था, संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या में बदलाव करना था। तीसरा संशोधन जो कि 1954 में हुआ था, 5वीं अनुसूची में संशोधन करना था। चौथा संशोधन 1955 में हुआ था, संपत्ति के अधिकार में संशोधन करना था। और चौथा संशोधन जो 7वां था 1956 में हुआ था, राज्यों का पुनर्गठन किया गया था इसमें। 5वां है 8वां संशोधन 1960 में किया गया था, संसद की शक्ति में विस्तार किया गया था। 11वां संशोधन 1961 में किया गया था, राष्ट्रपति चुनाव में संशोधन करना था। 13वां संशोधन 1962 में हुआ था, नागालैंड में विशेष दर्जा प्राप्त किया गया था 13वां संशोधन में। 14वां संशोधन 1962 में किया गया था, पुडुचेरी को एक भारत का हिस्सा बनाना था, इसलिए 14वां संशोधन किया गया था। आगे 17वां संशोधन जो कि 1964 में किया गया था, भूमि सुधार कानून में बदलाव करना था। आगे है 21वां संशोधन 1967 में किया गया था, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। ठीक है, आगे है 11वां संशोधन जो कि 25वां संशोधन किया गया था, इसमें 1971 में संपत्ति के अधिकार में संशोधन करना था। आगे है 19वां संशोधन जो कि 1972 में किया गया था, केरल के भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करना था। आगे है 34वां संशोधन 1974 में किया गया था, भूमि सुधार में कानून में बदलाव।
आगे 40वां संशोधन 1976 में किया गया था, भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करना था। आगे 42वां संशोधन जो कि 1976 में किया गया था, संविधान की प्रस्तावना में बदलाव करना था और मौलिक कर्तव्यों का समावेश था। आगे 40वां संशोधन जो कि 1978 में किया गया था, किस लिए? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में बदलने के लिए। आगे है 17 जो कि 92 संशोधन 92 संविधान संशोधन किया गया था, कब? 1985 में, किस लिए? दल बदल विरोधी कानून के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला संशोधन 8वां संशोधन 60वां संशोधन जो कि 1988 में किया गया था, संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषाओं को शामिल करने के लिए ये संविधान संशोधन किया गया था। आगे है 65वां संशोधन जो कि 1990 में किया गया था, किस लिए? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों आयोग का गठन करने के लिए। आगे है 66वां संशोधन जो कि 1990 में किया गया था, मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए। आगे है 72वां संशोधन जो कि 1992 में किया गया था, किस लिए? पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए। आगे 84वां संशोधन 2001 में किया गया था, 84 संविधान संशोधन जो कि संसद के शक्ति में विस्तार करना था। आगे है 86 संशोधन 2002 में किया गया था, शिक्षा का अधिकार देने के लिए। ठीक है, आगे 91 का संशोधन 91 संशोधन 2006 में किया गया था, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण में बदलाव करना। आगे है 101वां संशोधन जिसमें जीएसटी लागू करना था, 2016 में किया गया था। आगे 130वां संशोधन जो कि 2019 में किया गया था, किस लिए? आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, जो कि ईडब्ल्यूएस के लिए। आगे 105वां संशोधन जो कि 2021 में किया गया था, किस लिए? ओबीसी की पहचान और सूची बनाने का अधिकार देने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, अनुसूची के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान की अनुसूचियां, अनुसूची के बारे में क्या था? पहली अनुसूची क्या था? भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची इसमें शामिल है और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं के परिवर्तन का उल्लेख दिया गया है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन के भत्तों का प्रावधान किया गया है। किसमें? दूसरी अनुसूची में। ठीक है, आगे है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में कहा गया है विभिन्न संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों पर द्वारा लगाए गए शपथों और प्रतिज्ञाओं का वर्णन दिया गया है। चौथी अनुसूची में कहा गया है राज्यसभा संसद के उच्च सदन में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के आवंटित सीटों का वर्णन दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। पांचवी अनुसूची में कहा गया है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान दिया गया है। आगे छठी अनुसूची जो कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान है इसमें। सातवीं अनुसूची में कहता है संविधान के आर्टिकल 246 के तहत 3 सूचियों जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जिसमें विभिन्न विषयों के बीच में विधायी शक्तियों का वितरण दिया गया है इसमें। ठीक है, संघ सूची कहता है केवल केंद्र सरकार के विधायी अधिकार इसमें, राज्य सूची में केवल राज्य सरकार के विधायी अधिकार है और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार दिए गए हैं। आठवीं अनुसूची में कहता है भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में 14 भाषाएं शामिल थी पहले और वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल की गई थी आठवीं अनुसूची में। ठीक है, नौवीं अनुसूची कहता है भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए बनाए गए कानूनों की सूची में। इसमें शामिल कानूनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में कहता है दल बदल विरोधी कानून जो कि संबंधित है प्रावधान, सांसदों और विधेयकों के दल बदलने पर अयोग्यता की व्यवस्था की गई है इसमें 10वीं अनुसूची में। ठीक है, आगे है 11वीं अनुसूची। पंचायतों को सौंपे गए 29 कार्यों और जिम्मेदारियों का विवरण दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ी गई है। नगर पालिकाओं के सौंपे गए 18 कार्यों और जिम्मेदारियों का विवरण दिया गया है और 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ी गई है 11वीं अनुसूची संशोधन। ठीक है, पूरी के पूरी अनुसूची यहाँ पे खत्म होती है और संविधान के जितने भी आर्टिकल यहीं पे समाप्त हुए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके ये पूरे के पूरे आर्टिकल पसंद आए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।